क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली प्रॉब्लम 7.1, a light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. Find the resistance of the bulb, the peak voltage of the source and the RMS current through the bulb. तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि बल्ब एक फिक्स्ड प्योर रेजिस्टेंस होता है। बल्ब मतलब एक फिक्स्ड प्योर रेजिस्टेंस, और ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस है। प्योर का मतलब उस बल्ब में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें होता है सिर्फ रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड। फिर ये जो लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, इसको कहते हैं रेटेड पावर और ये है रेटेड वोल्टेज जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। वो कंपनी ये कहना चाहती है कि जब इसको 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल इनटू हीट एनर्जी, और तभी वो बल्ब इल्यूमिनेट होगा। तो ये है रेटेड वोल्टेज और ये है रेटेड वोल्टेज। और एक बात और याद रखें, ये जो वोल्टेज कहीं स्पेसिफाइड रहता है, मेंशनड रहता है, वो होता है हमेशा VRMS, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं वोल्टेज यदि बताया हुआ है तो वो होता है VRMS। कितना दे रखा है वो हमको 220 वोल्ट। फिर एक बात और कि AC पावर, DC पावर तो आपको फॉर्मूला उसके मालूम है, P इज इक्वल टू होता है VI। तब यहाँ VRMS IRMS जैसा कुछ नहीं होता, पर यहाँ इस चैप्टर में जो एवरेज पावर होती है AC सर्किट की, एवरेज पावर वो होती है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ आता है कॉस फाई। जैसे इस सर्किट में वो बल्ब यूज हो रहा है, मतलब केवल रेजिस्टेंस है, और केवल यदि रेजिस्टेंस होता है तो उसके लिए कॉस फाई हो जाता है 1, यानी हम फॉर्मूला ये लगाएंगे P इज इक्वल टू VI। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये VRMS है, ये IRMS है और ये है पावर। तो पहले पार्ट में हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो आपको ये भी पता है कि पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है डीसी में, VI है, I को V बाय R लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे पावर का, P इज इक्वल टू V, पर याद ये रखेंगे कि RMS वैल्यू है अपॉन रेजिस्टेंस, और हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, RMS वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। यही फॉर्मूला यहाँ लगाया हुआ है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, और V है RMS वोल्टेज 220 स्क्वायर अपॉन 100, और यूनिट के साथ इसको रख दिया है तो 484 ओम ये होगा उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है हमसे पीक वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज मेंशनड है ये कौन सा है, VRMS, और V नॉट यदि चाहिए तो इसका √2 टाइम्स करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी AC में। ये होता है रिलेशन बिटवीन पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट एम्पलीट्यूड और RMS के बीच में। V नॉट इज VRMS √2। तो VRMS दिया हुआ था हमें 220, तो उसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 वोल्ट आ जाएगा। तो यह है पीक वोल्टेज। फिर तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है RMS करंट थ्रू द बल्ब, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू VI। I चाहिए आपको, I बराबर P बाय V, तो पावर अपॉन RMS वोल्टेज यहां पर आएगा। ये मैंने VRMS IRMS को ही VI लिखा हुआ है, तो I इज इक्वल टू P बाय V। पावर 100 वॉट है, V है 220 वोल्ट, सॉल्व करेंगे तो 0.454 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ये सब बातें आप ध्यान से सुन रहे होंगे। तो एग्जाम्पल 7.2, अ प्योर इंडक्टर, यहां भी लिखा हुआ प्योर इंडक्टर, मतलब केवल एक प्रॉपर्टी है इसके पास, वो क्या है, इंडक्टेंस। तो वो दी हुई है हमें 25 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी ये क्या है, यह है VRMS, यह है VRMS। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ फाइंड किया हुआ है, उसको डिनोट करते हैं XL से, और XL होता है ओमेगा L। ये इंडक्टेंस, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf, तो 2πfL, और सॉल्व करेंगे तो ओम में आंसर आता है। यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। एंड RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी है
तो ये फॉर्मूला में यूज करना है एक्सएल फाइंड करने के लिए। यही है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, यह है इंडक्टेंस इन हेनरी, और उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ सॉल्व किया हुआ है। यह है एक्सएल, एक्सएल इज 2 पाई न्यू, एफ की जगह यहाँ न्यू लिखा हुआ है, 2 पाई न्यू एल, 2 पाई का वैल्यू, फिर न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और एल ये दिया हुआ था मिली हेनरी में, तो उसको हेनरी में कन्वर्ट कर लिया, तब आंसर आएगा ओम। यानी याद रखें कि एक्सएल इसकी यूनिट होती है ओम, और ये वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिससे एसी का ऑपोज होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ऑपोज करने वाली प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी होती है वो? एक होता है रेजिस्टेंस, एक है एक्सएल, एक है एक्ससी, इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये सब जो क्वांटिटीज हैं ये सब एसी का ऑपोज करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। जेड क्या है? जेड है इम्पिडेंस, इसकी बात अभी हम करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 7.85 ओम। अब द आरएमएस करंट इन द सर्किट कितना होगा? आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट क्या होगा? तो जब भी आई निकालना है आपको तो क्या करेंगे? वी चाहिए हमें, पर कौन सा वाला? आरएमएस। आई आरएमएस निकाल रहे हैं तो वी आरएमएस अपॉन यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा वो क्वांटिटी जो रेजिस्टेंस जैसा काम कर रही है। आर हो सकता है, एक्सएल, एक्ससी हो सकता है, या कभी कभी नेट रिएक्टेंस हो सकता है, या फिर इम्पिडेंस हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि प्योर इंडक्टर है तो यहाँ आएगा एक्सएल, एक्सएल, और वी आर एम एस वो यहाँ मेंशन्ड है 220, 220 को इस एक्सएल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 एम्पियर। ये है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अब मान लो पीक पूछा होता आपसे, पीक मतलब आई नॉट, तब यहाँ आता वी नॉट, वी नॉट अपॉन एक्सएल। अब वी नॉट कितना होगा? तो वो होगा वी आर एम एस इंटू √2 अपॉन एक्सएल। ऐसा सॉल्व करके आप फिर पीक बताते हैं, या फिर ये निकाल लिया है आपने आरएमएस, आरएमएस करंट यदि आ गया तो पीक कैसे आएगा? जब इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज with a capacitor. Predict your observations for DC and AC connections. What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? तो यहां बात हुई है कैपेसिटर की, और उसको कनेक्ट किया एक बार डीसी सोर्स के साथ और एक बार एसी के साथ में। What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? पहले तो हमको ये काम करना है, predict your observations for DC and AC connections. So when a DC source is connected to a capacitor, the capacitor gets charged, and after charging no current flows in the circuit and the lamp will not glow. इसको समझते हैं। ये है कैपेसिटर और इसके साथ लगा हुआ है लैंप। लैंप का मतलब रेजिस्टेंस, यानी ये बात हो रही है किसी आरसी सर्किट की। ये सी, ये आर, और इसके अक्रॉस लगा है डीसी सोर्स। डीसी मतलब कोई बैटरी या सेल। सर्किट क्लोज करेंगे तो इनिशियली तो करंट बहेगा, थोड़ी देर करंट बहेगा। ये करंट बहेगा जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब फिर करंट का बहना बंद हो जाएगा। तो करंट इससे भी फ्लो होना बंद हो गया। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये ग्लो होना बंद कर देगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। और ये पूरा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है, वोल्टेज लगाया है, वो इसके अक्रॉस अपीयर होने लगेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा क्योंकि करंट का बहना बंद। V = IR से सोचेंगे, करंट बहना बंद तो इधर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ये पूरा ड्रॉप इसके अक्रॉस अपीयर होगा। यही बात यहाँ लिखी है, व्हेन अ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, इनिशियली वो चार्जिंग करंट बहता है, और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, द कैपेसिटर गेट्स चार्ज एंड आफ्टर चार्जिंग नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। न इसमें से न इसमें से, पूरा वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा। इसमें करंट 0 होने से इसका ग्लो होना बंद हो जाएगा, एंड द लैम्प विल नॉट ग्लो। देयर विल बी नो चेंज इवन इफ सी इज रिड्यूस्ड। अब यदि आप इसकी चार्जिंग के बाद सी को कम भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी भी इल्यूमिनेट नहीं हो रहा था, और बाद में भी कैपेसिटी के घटाने के बाद भी वो इल्यूमिनेट नहीं होगा। इसकी जगह यदि आप एसी सोर्स लगा देंगे, अब कैपेसिटर के अक्रॉस अभी हमने लगाया था डीसी, अब यदि कोई एसी सोर्स लगा देंगे, यह है हमारा सर्किट, ये बल्ब है, और अब
एसी सोर्स लगाया, उसका सिंबल इस तरह का होता है, ये एसी सोर्स, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर। और आप जब एसी सोर्स लगाएंगे तो कैपेसिटर ऑफर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी हमने जिसकी बात की थी एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इससे समझ में आ रहा होगा कि ये क्वांटिटी करंट फ्लो का अपोज करती है, करंट फ्लो का अपोज करती है। तो जब सर्किट क्लोज करेंगे तो कुछ करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर तो इसे अलाउ करेगा, अपोज इतने से करेगा 1/ओमेगा सी से, और इसमें से भी करंट फ्लो होगा तो ये ग्लो कर रहा होगा। अभी करंट फ्लोज इन द सर्किट, कंसीक्वेंटली द लैंप विल शाइन। अब यदि सी को रिड्यूस कर देंगे, सी को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? सी को रिड्यूस करने से एक्स सी बढ़ जाएगा, यानी इसका ऑपोजिशन बढ़ने लगा। यहां जो टोटल ऑपोजिशन होगा उसे तो इम्पिडेंस कहते हैं, और इम्पिडेंस ये होता है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। पर अभी हम सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। इनिशियली जब सर्किट क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ, ये ग्लो होने लगा। आप कैपेसिटी यदि कम कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, इसके बढ़ने पर Z बढ़ जाएगा, और Z बढ़ने पर करंट कम हो जाएगा। क्योंकि यदि हम RMS करंट यदि लिखें तो होगा V/RMS/Z, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि करंट डिक्रीज क्यों? क्योंकि Z बढ़ गया। Z क्यों बढ़ा? क्योंकि XC बढ़ गया, और करंट यदि कम हो जाएगा तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो C will increase reactance and the lamp will shine less brightly than before। तो यह है बिहेवियर किसी कैपेसिटर का, उसके साथ लगे हुए सीरीज में एक बल्ब का, जब उसके अक्रॉस AC या DC कनेक्शंस लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7.4, a 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source। तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 15 माइक्रोफैरेड, और इसको कनेक्ट किया हुआ है इस सोर्स के साथ। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मतलब एसी सोर्स है, जिसका VRMS दिया हुआ है, कितना है? 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जिसको आप F या न्यू से डिनोट कर सकते हैं वो है 50 हर्ट्ज। ऐसा एसी सोर्स है। हमको पता क्या करना है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, RMS एंड पीक इन द सर्किट। If the frequency is doubled, what happens to capacitive reactance and the current? तो XC निकालना है यदि आपको, तो फॉर्मूला पता है हमें। XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 2 पाई न्यू सी। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कैपेसिटी 15 इंटू 10⁻⁻6 और 2 पाई, सब कुछ सब्सटीट्यूट करके XC की वैल्यू ये आ जाएगी 212 ओम के बराबर। तो ये तो पहला आंसर है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा था 1/2 पाई न्यू सी, 2 पाई ये न्यू, ये सी फैरेड में, तब आंसर आएगा ओम में। फिर RMS करंट कितना होगा? तो RMS करंट चाहिए यदि, तो हमारी हैबिट में होना चाहिए कि IRMS होता है VRMS, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या क्वांटिटी आती है? जो भी करंट का अपोज कर रही है। जैसे यहाँ पर तो है AC विद कैपेसिटर ओनली, AC सोर्स विद कैपेसिटर ओनली, तो यहाँ आएगा XC। यदि मान लो इंडक्टर होता तो XL, यदि इंडक्टर कैपेसिटर होते तो यहाँ नेट रिएक्टेंस आता, और LC के अलावा R भी होता तो यहाँ इम्पिडेंस आता। तो जो कुछ भी है, R हो सकता है, Z हो सकता है, XC, XL या नेट रिएक्टेंस, जो भी है वो यहाँ रख देंगे। अब VRMS पता है हमें, कितना है VRMS? वो है 220, और XC अभी निकाला है आपने 212। इसको डिवाइड करने से RMS करंट निकल आएगा एम्पियर में, एंड इट कम्स आउट 1.04 एम्पियर। ये आ गया RMS करंट। फिर हमें चाहिए पीक करंट। पीक के लिए क्या करेंगे? तो प्रॉपर्टी हमको मालूम है, क्या है पीक करंट? कितना होगा? I0, वो होगा इसका √2 टाइम्स, मतलब इससे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी, और प्लस माइनस साइन लगा रहता है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये AC है। करंट जो है वो ऑसिलेट हो रहा होता है किन वैल्यूज के बीच, वो अभी बताता हूं आपको। I0 बराबर प्लस माइनस IRMS टाइम्स √2, मतलब इसमें 1.414 का और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 1.47।
1.47 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और यहाँ लिखा हुआ है द करंट ऑसिलेट्स बिटवीन, ये है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, और क्योंकि ये कैपेसिटर है तो इसमें करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय π/2, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। फिर फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या हो जाएगा, तो ये है फ्रीक्वेंसी, इसको डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल करने से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो XC हाफ हो जाएगा, और XC यदि हाफ हो गया है तो करंट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ्ड, एंड कंसीक्वेंटली द करंट इज डबल्ड। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर, ये दिखाया है इंडक्टर और ये है वो बल्ब, यानी ये है LR सर्किट, ये LR सर्किट है, यह है इंडक्टेंस और बल्ब मतलब एक रेजिस्टेंस, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू अ की एज शोन, यह है कि ये AC सोर्स हो गया, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb increases, decreases, remains unchanged as the iron rod is inserted. Give your answer with reasons. तो होगा क्या, जैसे ये इसको क्लोज करेंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। ये LR सर्किट है, इसका करंट कितना होगा, करंट आप बतला सकते हैं, IRMS यदि लिख रहे होंगे तो यहाँ आएगा VRMS, और फिर ये क्योंकि LR सर्किट है तो LR सर्किट है तो यहां आएगा Z, और Z कितना होगा, √R² प्लस ω/L होल स्क्वायर, ये होगा Z इस सर्किट का। तो RMS करंट की वैल्यू यहां पर आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब बोला है कि कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द इंटीरियर, ये जो इंडक्टर है इसके अंदर एक आयरन रॉड इस तरह से इंसर्ट कर दी इसके अंदर, तो क्या होगा आयरन रॉड के इंसर्ट करने से, क्योंकि आयरन रॉड का जो μR होता है, मतलब क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये बहुत हाई होती है, ये बहुत ज्यादा है किससे, μ0 से। तो अब होगा ये कि μR के ज्यादा होने से जो इंडक्टेंस है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस वो μR टाइम्स हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब L के बढ़ने से ये जो Z है इम्पिडेंस वो कम हो जाएगा, इम्पिडेंस के कम होने से IRMS बढ़ जाएगा, और IRMS यदि बढ़ा तो क्या होगा, करंट बढ़ने से इसमें जो ग्लो है, सर्किट का करंट बढ़ गया, सर्किट का करंट बढ़ गया तो इसकी ग्लो भी बढ़ जाएगी, यही बात यहां लिखी हुई है। एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल magnetizes the iron, increasing the magnetic field, hence the inductance of the coil increases। ये जो मैंने कहा था L बढ़ गया, L क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, B बढ़ गया, इस आयरन रॉड के इंसर्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से इंडक्टेंस भी बढ़ गया, तो इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, कंसीक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। ये L क्या हुआ है, बढ़ा है, यानी ये क्वांटिटी बढ़ गई, ω/L यानी XL, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड AC वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द इंडक्टर। इन्होंने इसको ऐसा बोल दिया है कि ये बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, XL, और इसलिए यहां जो ड्रॉप आएगा VL, RMS जो ड्रॉप आता है वो ज्यादा हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा, लीविंग लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, therefore the glow of the light bulb decreases। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, a resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source। मतलब ये बात है RC सर्किट की, ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 ओम रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरेड, 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया है अक्रॉस AC सप्लाई, और वो सप्लाई बताई हुई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, मतलब RMS वोल्टेज दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है सोर्स की। हमसे पूछ रहे हैं पहले करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट।
अब करंट कैसे आएगा? तो अनलेस स्टेटेड, ये करंट मतलब आरएमएस करंट, ये याद रखें, आरएमएस करंट निकालना है मतलब आई आरएमएस। तो आई आरएमएस फाइंड करने के लिए यहां लेंगे हम वी आरएमएस 220, और यहां क्या आएगा? यहां आता है उस सर्किट का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी जेड की बात कब होती है? जब एल के अलावा आर लगा हुआ है, मतलब एल आर सर्किट में इम्पीडेंस ओम में आएगा। फिर एलसी सर्किट है तो उसमें इम्पीडेंस नहीं होगा, उसमें होगा नेट रिएक्टेंस। सी आर या आरसी सर्किट है तो कैपेसिटर के अलावा रेजिस्टर भी है, तो यहां बात होगी इम्पीडेंस की। या फिर एल सी और आर जब सीरीज में होते हैं तब इम्पीडेंस की बात होती है। तो यहां रखना है हमें जेड, और जेड कितना होगा? इस सर्किट का आरसी सर्किट है तो आएगा आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा एक्स सी स्क्वायर। कंप्लीट फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। Z का LCR सीरीज सर्किट के लिए ये होता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो यहां पर क्योंकि XL नहीं है तो सिर्फ XC आया, और XC के बारे में भी हमें मालूम है। XC क्या है? ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज 1 अपॉन न्यू सी। तो इस तरह करंट आएगा। अब आरएमएस तो है 220, हमें निकालना पड़ेगा पहले Z, और Z कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एक्स सी को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर इसीलिए -2 दिखाई हुई है यहाँ पर, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करने पर ये आया सर्किट का इम्पिडेंस। तब फिर निकल कर आएगा आई आर एम एस, वी आर एम एस अपॉन जेड, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.755 एम्पियर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है हमसे आरएमएस वोल्टेजेस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। आरएमएस वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस कितना आएगा और इसके अक्रॉस कितना आएगा, आरएमएस वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि निकालना है तो यहां आएगा आई आर एम एस, वी बराबर आई आर ही लगाएंगे जैसा हम डीसी सर्किट्स में लगाते हैं। पर ये आरएमएस वोल्टेज है तो आरएमएस करंट चाहिए हमें। आरएमएस करंट अभी हमने निकाला है 0.755 एम्पियर, और आर की वैल्यू 200 ओम, ये आया 151 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस 151 वोल्ट ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। सी के अक्रॉस कितना होगा? तो आई आर एम एस इंटू एक्स सी करेंगे, और एक्स सी आया है, ये कितना आया एक्स सी, ये अलग से आपने निकाला है यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद 212.3 ओम मल्टीप्लीकेशन से आया 160.3, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज आया 160.3 वोल्ट। तो ये आ गया आरएमएस वोल्टेजेस। फिर यहां पूछा है इन्होंने, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अब इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये आएगा 311.3 वोल्ट, और ये दोनों आरएमएस हैं तो इनका एडिशन 220 के बराबर नहीं है, मतलब इनका अलजेब्रिक सम 220 वोल्ट नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स, तो हमें ये ज्यादा मिल रहा है, यही बोला है यहाँ, अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, 220 से ज्यादा मिल रहा है, तो रिजॉल्व द पैराडॉक्स। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस यदि हम लेते हैं इनके तो उनका अलजेब्रिक सम तो इसके बराबर होता, पर ये क्योंकि हैं आरएमएस वोल्टेजेस, और आरएमएस वोल्टेजेस जो होते हैं वो फेज में नहीं होते, उनके बीच कुछ फेज डिफरेंस होता है। जैसे सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाए हम सपोज, तो ये दिखाया मैंने करंट इन द सर्किट, तो वी आर को इसी की डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, यह है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, पर वीसी वो आएगा इधर, क्योंकि करंट होगा लीडिंग, वोल्टेज होगा लैगिंग, और तब इन दोनों का हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी से, तब वो हमको V मिलेगा। तो ये आया होगा आपको समझ में कि आरएमएस वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम सोर्स के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, पर यदि हम 151 और 160.3 वोल्ट इनको वेक्टर्स मानकर 90 डिग्री पर रख दें और इनका रिजल्टेंट फाइंड करें पैरेललोग्राम लॉ से, तो फिर जरूर हमको 220 मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि वी स्क्वायर बराबर होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, यानी आरएमएस वोल्टेजेस क्योंकि उनके बीच होता है फेज डिफरेंस, जैसा कि यहाँ है 90 डिग्री, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज से ऐड होते हैं। इसको सॉल्व करने पर जरूर क्या आएगा,
220। वी आर की जगह क्या डाल दें यदि, ये 151, ये आप करके देखना, 151 स्क्वायर और 160.3 स्क्वायर, स्क्वायर करके एडिशन लेकर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा 220 वोल्ट के बराबर। तो ये पैराडॉक्स रिमूव हो गया। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ देते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ये सब आपको समझ में आया होगा, इसको आप ध्यान से पढ़ना इस बात को। ये प्रॉपर्टी एक्सरसाइजेज में भी पूछी गई है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू वोल्टेजेस वी आर एंड वी सी इज 311.3 वोल्ट विच इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट। अब इस पैराडॉक्स को यहाँ रिजॉल्व किया हुआ है, वही लिखा है जो मैंने बोला कि V होता है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। As you have learned in the text, the two voltages are not in the same phase. Therefore, they cannot be added like ordinary numbers. The two voltages are out of phase by 90 degrees. Therefore, the total of these voltages must be obtained using Pythagorean theorem. Pythagoras theorem से या फिर वेक्टर की प्रॉपर्टीज से। Thus, if the phase difference between the voltages is properly taken into account, the total voltage across the resistor and capacitor is equal to the voltage of the source. अभी next example 7.7, part A, for circuits used for transporting electric power, a low power factor implies large power loss in transmission. तो हमसे ये एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं कि जब पावर फैक्टर होता है लो, तब लार्ज पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन में। तो उसके लिए हमने लिखा पावर का फॉर्मूला पहले, P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। यह है एवरेज पावर और कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर। टू सप्लाई गिवन पावर एट गिवन वोल्टेज, गिवन पावर एट गिवन वोल्टेज, तो इसमें से आई आर एम एस को मैंने बाहर किया, तो आई आर एम एस कितना होगा, ये होगा P अपॉन वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब जैसा यहां बोला हुआ है टू सप्लाई गिवन पावर एट गिवन वोल्टेज, मतलब ये दोनों कांस्टेंट यदि बना लिए तो आई आर एम एस कैसा हो जाएगा, आई आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई होगा। यानी पावर फैक्टर जब कम है तो आई आर एम एस ज्यादा होगा, और जो पावर लॉस आता है, पावर लॉस वो होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो जैसा मैंने कहा कॉस फाई यदि कैसा है कम, तो आई आर एम एस ज्यादा होगा, और आई आर एम एस ज्यादा होने से पावर लॉस भी ज्यादा हो जाएगा। यही बात यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit. पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का फायदा क्या है, तो अभी हमने देखा लो पावर फैक्टर होने पर पावर लॉस ज्यादा आता है। पावर फैक्टर को हमें बढ़ाना है और वो मैक्सिमम कितना होता है 1, यानी क्लोज टू 1 लेकर जाना है हमको, और कॉस फाई होता है R बाय Z। तो उसके लिए एक यहाँ पर फेजर डायग्राम बना हुआ है। सपोज इन अ सर्किट करंट I, यह है करंट, रिजल्टेंट करंट, और ये लैग कर रहा है वोल्टेज को, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, यह है करंट, और करंट लैग कर रहा है बाय फाई, और इसी का कोसाइन कहलाता है पावर फैक्टर। तो वो होगा कॉस फाई, और कॉस फाई होता है R बाय Z। अब यदि इसे इंप्रूव करना है पावर फैक्टर को, मतलब कैसा, टेंडिंग टू 1, मतलब 1 के बहुत पास ले जाना है, तो क्या होना चाहिए, Z को R के बहुत पास जाना चाहिए। Z मतलब इम्पिडेंस को R के बहुत पास जाना चाहिए, और यही काम हम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, सपोज इन अ सर्किट करंट I lags the voltage by phi, then the power factor cos phi is R by Z. We can improve the power factor tending to 1 by making Z tend to R. Let us understand with the help of a phasor diagram how this can be achieved. तो अब क्या किया हमने, इस करंट को रिजॉल्व किया। Let us resolve I into two components, IP along the voltage, and दूसरा कौन सा, IQ perpendicular to the applied voltage। तो I को किया रिजॉल्व। अब इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है IQ, इस करंट का कंपोनेंट IQ, ये वोल्टेज के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90।
यानी ये वाला हो जाएगा वॉटलेस कंपोनेंट। हमने पढ़ा हुआ है जब फाई कितना होता है, फेज डिफरेंस वोल्टेज करंट के बीच 90 होता है तो पावर लॉस 0 होता है, यानी ये जो है ये वॉटलेस कंपोनेंट है और कोई पावर लॉस नहीं करेगा। ये IP इज नोन एज द पावर कंपोनेंट। ये वाला पावर कंपोनेंट है जो पैरेलल है, तो जो परपेंडिकुलर वाला है वो वॉटलेस है और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो पावर कंपोनेंट है। ठीक है। अब यदि हम कैपेसिटर जोड़कर उसमें ऐसा करंट पास करवा दें, कैसा अप्रोप्रिएट कैपेसिटी वाला एक कैपेसिटर यदि लगा दें और उसमें पास होने वाला करंट IQ डैश यदि IQ के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट्स क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस दैट वी वांट टू इंप्रूव पावर फैक्टर, वी मस्ट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लैगिंग वॉटलेस करंट IQ। इसको हमें खत्म करना था तो हमने क्या किया, एन इक्वल लीडिंग वॉटलेस करंट I डैश Q लगा दिया या कैपेसिटर लगाकर इसको अचीव कर लिया। This can be done by connecting a capacitor of appropriate value in parallel so that IQ and I dash Q cancel each other and P is effectively IP into V। और ऐसा करने से क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा और पावर लॉस कम हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8, a sinusoidal voltage of peak value 283 volt, frequency 50 Hz is applied to a series LCR circuit in which R is 3 ohm, L is 25.48 millihenry and C is 796 microfarad. Find the impedance of the circuit। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा इसका, Z यानी इम्पिडेंस होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। R तो हमको डायरेक्टली पता है 3, हम फाइंड करेंगे XL बाय द फॉर्मूला 2 पाई न्यू L। इस सब्स्टिट्यूशन पर 8 ओम आएगा, XC 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ओमेगा को लिखा 2 पाई न्यू तो 1 अपॉन 2 पाई न्यू C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद XC आया 4 ओम और इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूशन के बाद Z आ गया 5 ओम के बराबर। तो ये तो पहला आंसर हुआ। सेकंड में क्या बोल रहे थे, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। तो फेज डिफरेंस का डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया। फेजर डायग्राम में आपने देखा होगा कैसे बनता है फेजर डायग्राम। तो सर्किट का करंट तो तीनों में सेम होता है I, और रेजिस्टर की बात करेंगे तो RMS वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस 0 होगा तो उसी डायरेक्शन में दिखाते हैं। और फिर इंडक्टर की यदि बात करेंगे, इंडक्टर में करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। ऊपर होगा VL और VC होगा नीचे। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं और फिर फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें भी बस वैल्यूज डालनी है आपको। phi is equals to 10 इनवर्स XC, XC is 4, XL is 8, तो ये हो जाएगा कितना, -4/3। और फिर कैलकुलेटर से ही आपको इसको करना पड़ेगा, ये आएगा एंगल 53.1 डिग्री। सिंस phi is नेगेटिव, करंट इन द सर्किट लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। ये इससे समझ में आता है। फिर पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब आप सॉल्व करना जरूर। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट वो क्या होती है, वो होगी I स्क्वायर R के फॉर्मूले से। I स्क्वायर R ये है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। I कितना होगा, ये RMS वैल्यू होता है तो ये होगा पीक अपॉन √2। सॉल्व किया तो ये आया 40। करंट आ गया, रेजिस्टेंस ये होगा 3 ओम 4800 वॉट ये आ गया। तो पावर का खर्चा सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, इंडक्टर कैपेसिटर में नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज करंट के बीच फेज डिफरेंस 90 होने से पावर फैक्टर cos phi वो हो जाता है 0, यानी पावर का खर्चा तो सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है। तो ये फाइंड आउट हो गया। और पावर फैक्टर कैसे आएगा, तो पावर फैक्टर आएगा cos phi से, और phi अभी हमने निकाला था, ये वैल्यू डालकर ये आ गया पावर फैक्टर 0.6 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.9, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। तो पिछले एग्जाम्पल में वो थी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, अब वो कैसी है, वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, उसको वेरी किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस अकर होने के लिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी को
उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ये अब आपको पता होगा, वही आ गया है, ओमेगा नॉट निकाल लिया। इसी फ्रीक्वेंसी पर 1/√LC इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, तो 1/√LC, एल और सी दोनों की वैल्यूज वहां पता थी, वो सब सब्सटीट्यूशन के बाद ये रेडियन पर सेकंड में आंसर आया। और हमको यदि हर्ट्ज में फाइंड आउट करना है तो यह है न्यू आर, ये होगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.4 हर्ट्ज। तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर रहे थे, और जब ये 35.4 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी तब होगा रेजोनेंस का फिनोमेना। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, तो इम्पीडेंस का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, वो √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, पर क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है XL XC के बराबर है, तो वो जो पार्ट है XL माइनस XC होल स्क्वायर वाला वो तो जीरो हो जाएगा। √R² इज R, यानी Z होता है R के बराबर। तो द इम्पीडेंस Z एट रेजोनेंट कंडीशन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ था हमको 3 ओम, तो Z बराबर होगा 3 ओम के बराबर। सेकंड पूछा है द करंट, करंट मतलब RMS करंट, RMS वोल्टेज अपॉन R। RMS वोल्टेज कितना होगा, वो क्वेश्चन में दिया था 283 अपॉन √2। ये 283 क्या दिया हुआ था, वो था पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये पहले RMS करंट निकाला और फिर R से डिवाइड करके 66.7 हो गया। फिर पूछा है पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन, तो रेजोनेंस में Z कितना होता है, रेजोनेंस जब हो रहा होता है तो Z तो होता है R के बराबर, तो सीधे हमें I² है R का फॉर्मूला लगा देना है, तो ये निकल आएगा। यू कैन सी दैट इन द प्रेजेंट केस पावर डिसिपेटेड रेजोनेंस इज मोर देन द पावर डिसिपेटेड इन एग्जाम्पल 7.8, यानी रेजोनेंस के समय पावर का ज्यादा खर्चा होता है, एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखना चाहिए। अगला एग्जाम्पल करेंगे। At an airport, a person is made to walk through the doorway of a metal detector for security reasons. If she or he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? So the metal detector works on the principle of resonance in AC circuits. When you walk through a metal detector, you are in fact walking through a coil of many turns. The coil is connected to a capacitor tuned so that the circuit is in resonance. When you walk through the metal in your pocket, the impedance of the circuit changes, resulting in significant change in current. This change in current is detected and the electronic circuitry causes a sound to be emitted as an alarm. तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप कि वो एक एसी सर्किट है। मेटल डिटेक्टर मतलब एसी सर्किट जो रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स इस प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम गुजर रहे होते हैं उस मेटल डिटेक्टर से, तो हमें कॉइल में से गुजर रहे हैं, और वो कॉइल जो रहती है वो रेजोनेंस की कंडीशन में रहती है, मतलब मैक्सिमम करंट बह रहा होता है। हम जब उसमें से गुजरेंगे तो क्या होगा, वो जो इम्पिडेंस है सर्किट का वो चेंज होगा, उसके चेंज होने से करंट चेंज होगा, और सर्किट का यदि करंट चेंज हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा किसी डिटेक्टर से, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से डिटेक्ट होने के बाद वो जो डिटेक्शन किया है करंट में चेंज का, वो किसी अलार्म से निकलने वाले साउंड से एक्सप्रेस होगा। आई मीन ये पता लग जाएगा कि कोई मेटल की ऑब्जेक्ट लिए हुए कोई पर्सन उस मेटल डिटेक्टर में से गुजर रहा है। तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, शो दैट द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ एन एलसी सर्किट, द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम। ये बात हो रही है एलसी ऑसिलेशंस की, और कैसे ऑसिलेशंस हैं, फ्री ऑसिलेशंस। इसका मतलब ये ऑसिलेशंस हैं अनडैम्प्ड, यानी टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड रहेगी, ये हमको शो करना है। तो हमने मान लिया कि इनिशियली कैपेसिटर पर चार्ज है Q0, यह मैक्सिमम चार्ज Q0, और ये चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर से जोड़ दिया गया, इसको कनेक्ट कर दिया किसी इंडक्टर से। तो होगा क्या, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे कम होगा, इंडक्टर से करंट पास होने लगेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की, ये इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा
और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा इंडक्टर से, तो पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में। फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में इस तरह एनर्जी के ऑसिलेशंस होते हैं। तो हमने मान लिया कि कैपेसिटर पर है क्यू नॉट चार्ज, और ये जो क्यू है एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट्स पर है वो टाइम के साथ इस तरह वेरी हो रहा है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो किसी इंस्टेंट पर इंडक्टर से करंट कितना होगा वो कैसे पता लगेगा? यह है इंस्टेंटेनियस चार्ज, क्यू टी मतलब इंस्टेंट टी पर चार्ज। इंस्टेंट टी पर करंट क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इंस्टेंट टी पर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, तो इंस्टेंट टी का चार्ज हमको मालूम है, तो हम हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगा दें, तो ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट टाइम टी। और उस इंस्टेंट टी पर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो करंट के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, और मैग्नेटिक एनर्जी के लिए हाफ एल आई स्क्वायर, आई की वैल्यू डालकर ये आ जाएगा। इनका सम किया, सम करने पर क्या होगा, तो देख रहे हो आप दोनों में क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉमन है, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो 1 होता है, ये आ गया क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, यानी सम जो है वो टाइम के साथ में वेरी नहीं हो रहा है, यानी सम ऑफ बोथ द एनर्जीज एज टाइम, बोथ द एनर्जीज सम उनका वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। इसी का मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। नोट दैट इट इज इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एज ऑब्वियस। व्हाई इट इज सो, थिंक। तो अब आप सोचना इसके बारे में। तो ये एसी के एग्जांपल्स अभी हमने किए।